वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्क फ्रॉम होम MCGM वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 10वीं इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय के सत्र में मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूं। हमारा आज का घटक है प्रसार माध्यम और इतिहास, पाठ 5, मास मीडिया एंड हिस्ट्री। कक्षा 10वीं और इस पाठ को पढ़ने के बाद कौन कौन सी क्षमताएं हमारे विद्यार्थियों में विकसित होनी चाहिए। तो विभिन्न प्रसार माध्यमों एवं इतिहास के बीच के सहसंबंध को पहचान सकना, विभिन्न प्रसार माध्यमों में उपलब्ध होने वाली जानकारी के आधार पर तटस्थ रूप से स्वयं का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कर सकना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपना स्वयं का एक दृष्टिकोण विकसित करें और इसके बाद जो हर एक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह है उसका व्यावसायिक क्षेत्र। तो संबंधित व्यवसाय के व्यावसायिक क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना। प्रसार माध्यम और इतिहास। इस पाठ में हम पढ़ेंगे प्रसार माध्यमों का परिचय, प्रसार माध्यमों का इतिहास, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन और अंतिम मुद्दा होगा संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय समय पर प्रसार माध्यमों के स्वरूप में परिवर्तन आते गया। प्राचीन काल के रिकॉर्डिंग ग्रामोफोन से रेडियो, दूरदर्शन, कलर टीवी, मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, न जाने कितने प्रकार हमारे सामने आए। इनके साथ साथ जो प्रिंटेड मटेरियल था, प्रिंटेड मटेरियल जैसे बुक्स, न्यूज़पेपर, इनके भी प्रारूप में बदलाव आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आकाशवाणी। हम सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं आकाशवाणी से। आप जो यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, रेडियो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत पुराने समय में, बहुत पुराने मैं कहूँ तो लगभग 30 साल पहले हम रेडियो, इस स्वरूप में हमें रेडियो दिखाई देता था।
उसके बाद में ट्रांजिस्टर आया, और आज तो रेडियो मोबाइल में हमारे इस तरह से है कि हमें अलग से किसी रेडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो देखते हैं आकाशवाणी ने जनसंपर्क के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे घरों में बचपन में इस तरह का रेडियो हुआ करता था। 1924 ईस्वी में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी नाम से प्रतिदिन कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाला एक निजी रेडियो केंद्र प्रारंभ हुआ। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस कंपनी का इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इस तरह से नामकरण किया, ISBS, और 8 जून 1936 ईस्वी को इस कंपनी का नामकरण ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुआ, AIR। आज भी हम जब कहीं रेडियो का सिंबल चिन्ह देखते हैं, प्रतीक चिन्ह देखते हैं, तो उस पर AIR लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी ऑल इंडिया रेडियो। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अंग बना। विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर इसे आकाशवाणी नाम दिया गया, यानी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी द्वारा विविध मनोरंजन परक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, और न केवल मनोरंजक कार्यक्रम बल्कि किसान, मजदूर, युवा वर्ग और महिलाओं के लिए भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। लोकप्रिय रेडियो सेवा विविध भारती द्वारा 24 भाषाओं और 146 बोली भाषाओं में कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान समय में तो आजकल के समय में निजी रेडियो सेवाएं शुरू हो गई हैं, जैसे बिग FM, रेडियो मिर्ची, है ना, आप सुनते होंगे इस तरह के रेडियो कार्यक्रम। तो ये सारी चेंजेस अब आ गए हैं। ये हैं विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिनके सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया था। कुछ सोचने की मुद्रा में है जनाब। क्या आप जानते हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं इशारों इशारों में, कि क्या आप जानते हैं किसके बारे में? रेडियो के बारे में। क्या जानते हैं? यही हम जानते हैं कि भारत में पहला न्यूज़ बुलेटिन 23 जुलाई 1957 ईस्वी को मुंबई रेडियो केंद्र से प्रसारित किया गया, और इसके बाद कोलकाता से, यानी उस समय इसे कलकत्ता कहा जाता था, इसके बाद कलकत्ता से बांग्ला भाषा में समाचारों का प्रसारण प्रारंभ हुआ। हमारा भारत देश और हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और हमारे देश की राजधानी दिल्ली 15 सितंबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। अब ये प्रसार माध्यमों में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं दूरदर्शन तक। दूरदर्शन यानी दूर का दर्शन, नजदीक से करना। जोर का झटका धीरे से लगे, है ना, उसी तरह से दूर का दर्शन नजदीक से करना। कोई चीज जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, हमारे आसपास घटित हो रही है, लेकिन हम उस घटना स्थल पर नहीं हैं। कोई चीज दुनिया के किसी कोने में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम वहां पर उपस्थित नहीं रहते। दूरदर्शन के द्वारा हम इन सब चीजों को घर बैठे देख लेते हैं। तो इस दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन 15 सितंबर 1959 ईस्वी को भारत में हुआ था। बहुत से लोगों को याद आ गया होगा कि इस तरह से जब दूरदर्शन चैनल शुरू होता है तो उसके शुरुआत में ये उसका सिंबल है, ये आता है हमेशा। हमारा भारत देश, और भारत देश में ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में 1 मई 1972 ईस्वी को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए।
मुंबई में हम जानते हैं वर्ली में हमारा दूरदर्शन केंद्र है। तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1 मई 1972 से। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे। उसके बाद 15 अगस्त 1982 ईस्वी को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ, यानी कलर टीवी आ गया। दूरदर्शन या टीवी जो था, पहले टेलीविजन, पहले ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, और 1982 15 अगस्त को ये कलर हो गया, रंगीन हो गया। और 1991 ईस्वी में विदेशी और देशी निजी चैनलों को केबल तकनीक का उपयोग कर कार्यक्रम प्रसारित करने की अनुमति प्रदान की गई। पहले हम सब जानते हैं कि केवल सरकारी चैनल हुआ करता था, तो हम नेशनल चैनल जिसे कहते हैं, आज भी हम कहते हैं नेशनल टीवी, तो सिर्फ नेशनल ही कार्यक्रम प्रसारित होते थे। उसके बाद 1991 से अनेक देशी और विदेशी प्राइवेट चैनल शुरू हो गए, जो केबल के द्वारा घर घर तक जिनको प्रसारित किया जाता है। आज बहुत सारे सैकड़ों प्राइवेट इंडियन एंड फॉरेन के जो चैनल हैं हमारे यहाँ, हम घर बैठ देख सकते हैं टीवी पर। तो 24 घंटा अब टीवी चलता है और उसमें अनेक तरह के कार्यक्रम हम देखते हैं, मनोरंजक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, हिंदी कार्यक्रम, मराठी कार्यक्रम, अंग्रेजी कार्यक्रम, गुजराती, यानी भारत की तमाम भाषाओं के कार्यक्रम हम उसमें देख सकते हैं। आज भारतीय दर्शकों के लिए 100 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। तो यदि हम एक नजर डालें तो सितंबर 1959 भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। 1 मई 1972 महाराष्ट्र में मुंबई केंद्र का कार्यक्रम शुरू हुआ। 15 अगस्त 1982 रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। 1991 में विदेशी और देशी चैनल्स का केबल तंत्र के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारण होना शुरू हुआ, और आज वर्तमान समय में भारतीय दर्शकों को 100 से अधिक चैनल उपलब्ध हैं। प्रसार माध्यमों की आवश्यकता। आखिर इन संपर्क संचार माध्यमों की हमें आवश्यकता क्यों होती है? तो किसी भी जानकारी को मुक्त रूप से समाज में फैलाने अथवा प्रसारित करने हेतु प्रसार माध्यमों की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल भाषा में यदि हम कहें तो कोई भी जानकारी जो सभी के लिए उपयोगी है, वह आसानी से समाज में फ्री ऑफ कॉस्ट, मुक्त रूप से तुरंत सब लोगों तक पहुंच सके, समाज के हर व्यक्ति को, हर वर्ग से संबंधित व्यक्ति को वह खबर मिले, वह समाचार मिले। तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है प्रसार माध्यमों की। अब उस प्रसार माध्यम में हम देखें तो मुख्य रूप से समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन, ये 3 मुख्य हैं। उसमें समाचार पत्र में संपादकीय लेख, विविध स्तंभ, संस्करण, समाचार, ये सारे समाचार पत्र के अभिन्न अंग होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी इसमें हम सुनते हैं, हम कोई चीज न देखते हैं न पढ़ते हैं, केवल सुनते हैं। समाचार पत्र में हम केवल वाचन करते हैं, पढ़ते हैं। और दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो दूरदर्शन से हमें आंखों देखा हाल मालूम पड़ता है, किसी स्थान पर हो रही घटना को हम ऐसे देखते हैं जैसे हमारे सामने घटित हो रही हो। तो दूरदर्शन जो है ये सबसे सशक्त माध्यम है, प्रसार माध्यम है। प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन करना, ये बहुत जरूरी है कि जो जानकारी हमें मिल रही है वह वास्तविकता में के करीब है, सच्चाई के आधार पर है, ये हमें जांच पड़ताल करनी है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो जानकारी हम तक पहुंच रही है वो 100% सही है, हमें उस जानकारी की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। अनधिकृत समाचार प्रकाशित होने का एक विश्वविख्यात उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि केवल आज व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम, इनके स्नैपचैट, टेलीग्राम, इनके ज़माने में ही खबरें वायरल हो रही हैं या
झूठी अफवाहें फैल रही हैं, ऐसा नहीं है। समाचार पत्र के द्वारा भी कई बार ऐसी जो सच्चाई नहीं होती है, सच नहीं होती है, ऐसी खबरें फैल जाती हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, इसको आप पहचान रहे हो, इनको तो जर्मन के विश्वविख्यात या विश्व कुख्यात तानाशाह हिटलर, एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर की उनको आदत थी कि वो अपनी डेली डायरी लिखा करते थे, रोज की अपनी दैनंदिन लिखा करते थे, दैनंदिनी। तो एक जर्मन का एक साप्ताहिक पेपर है, पत्रिका है स्टर्न। तो एक बार स्टर्न पत्रिका में एक खबर ऐसे छपी कि उनके पास हिटलर की लिखावट में लिखी अनेक दैनंदिनियां उपलब्ध हैं और उन्होंने वो उसे अन्य प्रकाशन कंपनियों को बेच दिया है। अब हिटलर तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, चाहे कुख्यात ही क्यों ना हो, तो हिटलर की ये लिखावट में, हैंड राइटिंग में था, खुद की राइटिंग में लिखा हुआ था, तो हाथों हाथ ये खबर एकदम से फैल गई, जंगल की हवा के आग की तरह एकदम से। उसके बाद ये उस पर उसकी जांच पड़ताल हुई, क्योंकि हिटलर के हाथ से लिखी हुई, हिटलर की स्वलिखित डायरी, उसका एक मार्केट वैल्यू थी उसकी एक, और आनंद फानंद में ये खबर जंगल की आग की तरफ फैली। लेकिन जब बाद में उस पर जांच पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि जो भी दैनंदिनी मिली थी स्टर्न नाम के पेपर को, वो सब जाली थी, झूठी थी, गलत थी। तो इस तरह से लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये खबर उस पत्रिका में आई, स्टर्न पत्रिका में, अचानक से यह स्टर्न पत्रिका की बिक्री ज्यादा हो गई, क्योंकि उसमें एकदम से सनसनाती हुई खबरें मिलने लगी। लेकिन बाद में जब उसकी सच्चाई की तह में गए, गहराई में गए, तो मालूम पड़ा कि ये खबर तो झूठी थी, क्योंकि वो जो हस्तलिखित दैनंदिनी थी वो जाली थी। इसलिए हमें प्रसार माध्यम द्वारा जो भी जानकारी मिलती है उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और आज के समय में तो हमें और भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, अनेक प्रकार की मानवीय समस्याओं से संबंधित हो, रोज इतनी जानकारियां वायरल होती रहती है कि उसमें ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। तो हमें इस जानकारी का विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। अब हम देखेंगे और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कि आखिर उपयोजित इतिहास से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उपयोजित इतिहास का एक माध्यम हमने क्या देखा, प्रसार माध्यम। अब आपको लगेगा कि उपयोजित इतिहास तो पिछला पार्ट है, लेकिन उपयोजित इतिहास का मतलब ही है कि एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री। अब यहां पर हम इस पार्ट में देख रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन फील्ड ऑफ मास मीडिया, प्रसार माध्यम में इतिहास का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है। ये बहुत सारे अखबार हमें दिखाई दे रहे हैं। हिंदी का नवभारत टाइम्स है, मराठी का लोकमत है, पुढ़ारी है, प्रहार है, सामना है, इंग्लिश का द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे अखबार हम देख रहे हैं। इन अखबारों में प्रतिदिन ताजा समाचार पाठकों तक पहुंचते हैं। उनके जो प्रश्न पेपर पढ़ते हैं लोग, उनके पास रोज ताजा समाचार पहुंचते हैं। अब जो आज की कोई ताजा खबर छपी है, तो यह ताजा समाचार बताने की भूमिका भी तो देनी पड़ती है उन समाचारों को। यदि मान लो आज हमने कहीं पे किसी चीज का मुंबई के ग्वालियर टैंक में यदि कोई सभा होती है और जोर शोर से पेपर में आती है कि भाई कल 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालियर टैंक में, मुंबई के ऐतिहासिक मैदान में बहुत बड़ी सभा हुई। तो अब ऐतिहासिक मैदान, ग्वालियर टैंक, ये जानने के लिए ग्वालियर टैंक का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो हमें पीछे जाना पड़ता है। और फिर हमें मालूम पड़ता है, समाचार पत्र के माध्यम से ही मालूम पड़ता है कि 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और मुंबई के ग्वालियर टैंक से ही आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये इतिहास है ना। तो यदि हम एक समाचार आज हम देते हैं, मुख्य समाचार, तो उस समाचार के पीछे का समाचार, यानी उस खबर के पीछे की नींव, उसकी भूमि, भावभूमि, उसकी पृष्ठभूमि वो बतानी पड़ती है। कई अखबारों में विशेष स्तंभ भी चलाए जाते हैं।
विशेष स्तंभों द्वारा हमें भूतकाल में घटित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का बोध होता है। भूतकाल की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को समझने में सहायता मिलती है। हमें जब किसी चीज का इतिहास, भूगोल मालूम पड़ जाता है तो वो चीज हमें वर्तमान में घटित होने वाली वो घटना हमें आसानी से समझ में आ जाती है। तो वर्तमान स्थिति को समझने के लिए भी हमें इतिहास में जाना पड़ता है, अतीत के पन्नों को पलटना पड़ता है। अब हम देखेंगे तो इतिहास में हम देखें तो कौन कौन सी चीजें मुख्य रूप से शामिल होती हैं। तो समीक्षा, समाचार, स्तंभ, संपादकीय, लेख और दिन विशेष। यानी इतिहास से संबंधित जो कॉलम हमारे पेपर में आते हैं वो इन जो यहाँ पे हमने क्षेत्रों का नाम लिया, उन क्षेत्रों से संबंधित समाचार होते हैं। अब किसी चीज की हम समीक्षा कर रहे हैं तो वह समीक्षा भी पूर्व तथ्यों पर आधारित होती है। तो समाचार तो जो होते हैं कई बार ऐतिहासिक होते ही हैं। कई पेपर में स्तंभ चलते हैं। स्तंभ यानी कॉलम, रोज के फिक्स कॉलम होते हैं। यानी आज से 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो जब भी हम अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो हम इतिहास को ही टटोलते रहते हैं। इसके अलावा कई बार हम दिन विशेष मनाते हैं। जैसे जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में और शुरू हुआ था 1914 में, तो 2014 में इस युद्ध को 100 वर्ष पूरे हुए थे। तो अब 100 वर्ष हुआ तो विशेष संस्करण निकाला गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेंचुरी एडिशन, 100 years on the lights go out again to remember the millions of lives lost। यानी इस तरह का विशेष संस्करण डेली मिरर नामक पेपर ने निकाला। उसी तरह से अभी मैंने जिक्र किया 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसका जब 75 वर्ष पूरा हुआ तो 75 वर्ष मनाया गया। तो उस समय पर एक ऐतिहासिक संस्करण निकलता है जिसमें उस घटना से संबंधित पूरे इतिहास की जानकारी होती है। तो ऐसे समय में इस तरह की खबरों को छापने के लिए ऐसे पत्रकार वहां चाहिए होते हैं जो इतिहास का अध्ययन करने वाले हों, या इतिहास के अध्येता लोगों को ही उसमें मौका मिलता है। तो समाचार पत्रों को विशेष अवसरों पर जो संस्करण या विशेषांक निकालने पड़ते हैं उसमें इतिहास का अध्ययन उपयोगी सिद्ध होता है। अब ये तो बात हुई थी प्रिंट मीडिया की। अब हम देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आकाशवाणी, रेडियो, आकाशवाणी के लिए भी इतिहास का विषय महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कैसे? तो भाई ऐसे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, आप जानते हो, और उस दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक भाषण दिया था लाल किले से, और वह भाषण आज भी आकाशवाणी के संग्रह में रखा हुआ है। उसकी ऑडियो टेप जो है उसका, वो आकाशवाणी में संग्रहित है। जब हमें उस समय की परिस्थिति को, समकालीन परिस्थिति यानी 1947 की समकालीन परिस्थिति, उसको समझना यदि है तो हमें जवाहरलाल नेहरू जी के उन भाषणों का उपयोग हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे समय पर आकाशवाणी भी इतिहास को समझने का एक सशक्त माध्यम होता है हमारे लिए। कुछ विशेष अवसरों पर, इसके अलावा भी कुछ विशेष अवसरों पर आकाशवाणी को इतिहास के अध्येताओं की आवश्यकता अनुभव होती है। अध्येता मतलब अध्ययन करने वाला, जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे इतिहास का अध्येता कहा जाता है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, कौन कौन से विशेष अवसर हो सकते हैं?
राष्ट्रीय नेताओं की जयंती अथवा पुण्यतिथि। जैसे हम 15 अक्टूबर को वाचन प्रेरणा दिवस मनाते हैं, अपने सम्माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, हमारे वैज्ञानिक वरिष्ठ, बहुत ही बुद्धिमान विद्वान डॉक्टर APJ कलाम, तो उनकी पुण्यतिथि होती है 15 अक्टूबर। तो उस दिन आकाशवाणी पर उनसे संबंधित कई कार्यक्रम होते हैं, तो उनको समझने के लिए हमें इतिहास के गलियारों में घूमना पड़ता है। इसी तरह से यदि हम लोकमान्य तिलक जी की बात करें, या शहीद भगत सिंह जी की बात करें, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, या ऐसे अनेक हमारे राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी जयंती अथवा पुण्यतिथि पर हमारे रेडियो पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित होता है। किसी ऐतिहासिक घटना को 1 वर्ष हुए, 25 वर्ष हुए, 50 वर्ष हुए, 100 वर्ष हुए, या ऐसी क्रम में अधिक वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम होते हैं। उस घटना से संबंधित बहुत सारी चर्चा, वार्ताएं, गीत, है ना, उस तरह से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो ये विशेष दिन होता है आकाशवाणी के लिए। राष्ट्रीय नेताओं के कार्यों पर वक्तव्य देने के लिए और दिन विशेष कार्यक्रम तो होता ही रहता है। तो आकाशवाणी पर जब हम इस तरह की चर्चा में भाग लेते हैं, यानी चर्चा सुनने में भाग लेते हैं, तो वह चर्चा ऐतिहासिक घटनाओं पर, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होती है। वो डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, एपिक चैनल, बहुत सारे चैनल जो आपसे चिर परिचित हैं। तो ये सारे चैनल जो हैं, इन चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों द्वारा विश्व भर के इतिहास का कोश हमारे दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम विश्व के इतिहास और भूगोल के वास्तु, किलों और गढ़ों के बारे में, साम्राज्यों के उदय और अस्त होने के बारे में, इसकी जानकारी हमें मिलती है टीवी के सीरियल्स के द्वारा, बहुत सारे ऐतिहासिक सीरियलों के द्वारा, धारावाहिकों के द्वारा। और केवल ये सब ऐतिहासिक धारावाहिक ही नहीं, बल्कि लोग पाक कला मतलब खाना बनाने की कला के इतिहास पर भी आधारित धारावाहिकों को बड़े कौतूहल से और जिज्ञासा से देखते हैं। जैसे एपिक चैनल पर एक कार्यक्रम आता है, राजा रसोई और कहानियां। दूसरा एक आता है शाही रसोई, या त्योहार पर बनने वाली रेसिपी। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम एपिक चैनल पे आते हैं। तो जब हम उस सीरियल को देखते हैं, धारावाहिक को देखते हैं, तो हमें न केवल उस खाना को, उस भोजन को बनाने के तरीके के बारे में मालूम पड़ता है, बल्कि उस भोजन में कौन कौन से मसाले हैं, वो मसाले कहाँ से आए, उनका उद्गम स्थान क्या है, व्यापार के द्वारा कैसे पहुंचे, किस राजा के द्वारा या किस शासन काल में वो मसाले भारत में उपयोग में लाए जाते थे। इस प्रकार की बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियां भी हमें इन सारे सीरियल्स में मिलती है। तो आजकल तो पाक कला पर आधारित धारावाहिक भी बहुत ही लोग ध्यान से देखते हैं। तो उपयुक्त सभी क्षेत्रों के लिए इतिहास के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी इतिहास का यदि हमने गहराई से अध्ययन किया है, तो हमें इतने सारे क्षेत्रों में नौकरी मिल सकती है, हम अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की जानकारी यदि हमें प्राप्त करनी है, ये है हम्पी के जो महत्वपूर्ण हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, विरासत है, कर्नाटक, दक्षिण भारत में। ये है हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये नक्काशी तो अद्भुत है। ये है हमारे राजस्थान उदयपुर के पास देलवाड़ा जैन मंदिर। और देलवाड़ा जैन मंदिर की ये जो नक्काशी आप देख रहे हैं, ये दीवारों पर नहीं बनी हुई है, ये वहां की छतों पर बनी हुई है, सीलिंग्स में बनी हुई है। और यदि कभी आपको इस जगह को प्रत्यक्ष देखने का मौका मिले, तो अवश्य देखिए। इतनी महीन नक्काशी, इतनी महीन बारीक कारीगरी मशीन से भी करना संभव नहीं है, जितना इन लोगों, हमारे श्रमिकों ने, हमारे कारीगरों ने इसे हाथ से काम किया है। तो इस तरह के जब हम वास्तु की बात करते हैं, ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों की बात करते हैं,
तो निश्चित हमारा पहला संबंध इतिहास विषय से ही होता है। तो इतिहास विषय का अध्ययन करने वाले को बहुत सारे जॉब उपलब्ध हो सकते हैं, जिनकी हमने इस घटक में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया है। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।